फिल्म की शुरुआत में हम जंगलों के बीच एक इनामी आदमी को देखते हैं। वह एक बायोलॉजिस्ट है और अपनी रिसर्च के सिलसिले में शहर से दूर जंगलों में रह रहा है। एक दिन रिसर्च के दौरान उसे जंगल में एक जहरीले सांप ने काट लिया। वह बहुत पैनिक हो गया। उसी समय उसका फोन गिर गया, जिससे वह किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाया। उसने खुद ही अपना हाथ चूस कर जहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। घर जाकर उसने कट भी लगा दिया, पर देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर में फैलने लगा और उसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस होने लगे। कई दिन वह ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन कुछ साइंटिस्ट उसे लेने के लिए वहां आए। उसे थोड़ा थोड़ा होश था, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसने उन्हें बुलाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकाल पाया। ये सब लोग यह मानकर कि वह मर चुका है, वहां से चले गए। सीन कट होता है और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उसने जिस हाथ पर कट लगाया था, वहां से जहर धीरे धीरे बाहर निकल गया। दिमाग पर हुआ जहर का असर भी कम होने लगा। हालांकि उसे अभी भी हल्के हेलुसिनेशंस हो रहे थे। होश में आते ही उसने फौरन शहर के हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। अपनी गाड़ी साफ की और शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन एक अजीब चीज उसने नोटिस की। सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं थी। जब वह शहर पहुंचा तो वहां कोई इंसान जिंदा नजर नहीं आया। सभी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी। यह देखकर वह पैनिक हो गया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ एक पेंडेमिक यानी महामारी फैल चुकी थी। यह महामारी इतनी खतरनाक थी कि चंद दिनों में पूरी आबादी को खत्म कर चुकी थी, क्योंकि वह जंगल में था और इंसानों से दूर था। इस बीमारी ने उसे संक्रमित नहीं किया। यही वजह थी कि वह बच गया। अब जब आबादी खत्म हो चुकी थी तो न कोई हुकूमत बची थी और न ही कोई किसी चीज का मालिक। उसे अचानक अपने पेरेंट्स की याद आई। तेजी से गाड़ी घुमाकर वह घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके पेरेंट्स कई दिनों पहले मर चुके थे। उनकी बॉडीज बुरी हालत में थी। वह बहुत रोया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई। अपने ही घर के बाहर उसने कब्र खोदकर उनके शवों को दफनाया। अगली सुबह उसने पूरे शहर का जायजा लिया, लेकिन उसे कोई दूसरा सर्वाइवर नहीं मिला। यह सोचकर उसने फैसला किया कि वह दूसरे शहर जाएगा। उसने लॉस वेगस जाने का फैसला किया। कुछ जरूरी सामान और एक गन लेकर वह निकल पड़ा। जब वह उस ब्रिज पर पहुंचा जो लॉस वेगस की ओर जाता था, तो देखा कि ब्रिज सील हो चुका है। उसे बहुत गुस्सा आया। लंबा रास्ता लेकर वह जैसे तैसे लॉस वेगस पहुंचा। वहां देखा कि मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स और कैसीनो सब खाली थे। सभी लोग मारे जा चुके थे। थककर वह एक होटल में चला गया। वहां उसने रात गुजारी और महंगी चीजें एंजॉय की। अब ईश को महसूस हुआ कि यह सारी चीजें उसके लिए फ्री है, लेकिन वह अपनी उम्मीद खो चुका था कि उसे कोई और इंसान मिलेगा। हालांकि अगली ही रात उसे दो लोग मिले। ये दोनों भी किसी तरह उस बीमारी से बच गए थे। लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने अपनी फैमिली को वीडियो कॉल पर मरते देखा था। अब उसे जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। वहीं उस आदमी का भी कहना था कि वह मरना चाहता है, क्योंकि ऐसी अकेली दुनिया में वह और नहीं जी सकता। उस रात ये दोनों लोग ईश के साथ ठहरे, लेकिन सुबह होते ही उनके इरादे ईश को खतरनाक लगे। उस आदमी के पास एक गन थी और उसने यह तय कर लिया था कि वह उन तीनों की जान ले लेगा ताकि उनकी मौत आसान हो सके। लेकिन ईश को जीना था। ईश किसी तरह वहां से भाग निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसने पीछे से गोलियों की आवाज सुनी। इसका मतलब था कि उन दोनों ने अपनी जान ले ली। इस घटना ने ईश को अंदर तक तोड़ दिया। अब उसे एहसास हो गया था कि वह इस दुनिया में अकेला रह गया है। गाड़ी तेज चलाते हुए वह अपने घर वापस लौट आया। रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक डॉग आ गया। ये डॉग भी ईश की तरह अकेला था। ईश ने उसे अपना साथी बना लिया। अब उसे जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद मिली। ईश ने अपनी लाइफ एक नए सिरे से शुरू की। उसने सर्वाइवल की किताबें पढ़नी शुरू की। खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी और अब कमाने की भी जरूरत नहीं थी। वह रोज काम के समय पूरे टाउन में घूमता था, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई और सर्वाइवर मिल जाए। लेकिन हर दिन वह मायूस होकर लौटता। एक दिन जब वह अपने डॉग के साथ खिड़की के पास चाय पी रहा था, उसका डॉग अचानक भौंकने लगा। उसने देखा कि दूर एक घर से धुआं निकल रहा था। इसका मतलब था कि वहां कोई इंसान हो सकता है। ईश ने फौरन गाड़ी निकाली और उस घर की तरफ बढ़ गया जहां से धुआं निकल रहा था। वहां उसे एक लड़की मिली। लड़की उसे देखकर डर गई। ईश ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा कि वह खुद भी अकेला है और किसी दूसरे सर्वाइवर की तलाश कर रहा है। लड़की, जिसका नाम एमा था, ने ईश को अपने घर आने की इजाजत दे दी। बातचीत के दौरान पता चला कि उस पेंडेमिक को लगभग एक साल बीत चुका है। एमा और ईश दोनों ने ही इस पूरे साल में किसी और सर्वाइवर को नहीं देखा था। दोनों खुश थे कि उन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया। अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। इंसान सोसाइटी में रहने का आदी होता है। अकेलेपन के कारण दोनों की मानसिक हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे एक साथ ईश के घर रहेंगे। ईश के घर के पास ही
एक जनरल स्टोर था जहां से खाने पीने की चीजें मिल सकती थी। ईश ने अपने घर में पहले से ही बहुत सारा सामान स्टोर कर रखा था, जिससे उनका जीना थोड़ा आसान हो गया। एमा ईश के घर आकर रहने लगती है। जब दोनों साथ रहना शुरू करते हैं तो उनकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो जाती है। एमा ईश के कई कामों में मदद करती है। वह ईश का हुलिया ठीक करती है और दोनों मिलकर घर की रेनोवेशन भी शुरू कर देते हैं। ईश ने पूरे 1 साल तक अपने घर पर कोई ध्यान नहीं दिया था। एक साथ काम करने के लिए वे हर सुबह उठते और अपने तय किए गए कामों को पूरा करते। दोनों को यह एहसास होता है कि अगर दुनिया में केवल वे ही 2 लोग बचे हैं तो उन्हें आबादी बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। हालांकि जब ईश को पता चलता है कि एमा प्रेग्नेंट है तो वह बहुत डर जाता है। उसे चिंता होती है कि क्या उनका बच्चा इस अजीब और खतरनाक दुनिया में सरवाइव कर पाएगा, लेकिन एमा उसे हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश, जो कि एक बायोलॉजिस्ट था, किताबों से बच्चे के जन्म की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने लगता है। उसे पता था कि यह काम उन्हें अकेले ही करना होगा। साथ ही वे अपने घर को परफेक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। ईश ने घर पर सोलर पैनल्स लगा लिए थे ताकि बिजली की कमी न हो, क्योंकि पैंडेमिक को काफी समय गुजर चुका था। शहर अब जंगल की तरह बन गए थे। जंगली जानवर शहरी इलाकों में आने लगे, जो उनके लिए खतरा बन रहे थे। इसे देखते हुए उन्होंने अपने घर के चारों ओर एक बड़ी बाड़ बना ली और अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी रख लिए। इन्हीं सब के बीच उन्होंने कई पालतू जानवर भी पाल लिए थे, जिनसे उनकी जरूरतें पूरी हो जाती थी और वे व्यस्त भी रहते थे। इंसानों के न होने की वजह से आसपास का इलाका हरा भरा हो गया था और हवा भी बहुत साफ हो चुकी थी। इनकी सेहत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। इनकी जिंदगी एक तरह से परफेक्ट हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। अचानक शहर में बड़ी संख्या में चूहे आ गए। इन चूहों को देखकर ईश बहुत पैनिक हो गया। इन चूहों से बचने के लिए ईश ने अपने घर के आसपास मौजूद कबाड़ जलाना शुरू कर दिया ताकि चूहे पास न आ सके। लेकिन यह उपाय केवल एक रात के लिए ही कारगर था। एमा ने उसे समझाया कि वे इसका भी हल निकाल लेंगे। अगली सुबह ईश घर से बाहर गया और आसपास से कई बिल्लियों को पकड़ कर लाया। बिल्लियों ने इन चूहों को खाना शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने इस समस्या से भी छुटकारा पा लिया। फाइनली वह दिन आ गया जब एमा को बच्चे को जन्म देना था। यह काम ईश ने खुद संभाला। हमें दिखाया जाता है कि उनके घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। इसे देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। इस बेटी ने उन्हें जीने की एक नई उम्मीद दी। इसके बाद दोनों ने सड़कों पर जाकर अपने घर का पता लिखना शुरू किया। वे इस उम्मीद में थे कि अगर कोई और सर्वाइवर शहर में आए तो वह उनके घर तक पहुंच सके। खाने और पानी की भरपूर उपलब्धता के साथ देखते ही देखते 6 साल और गुजर गए। एक दिन ईश किसी काम के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसकी कार के सामने अचानक एक जंगली जानवर आ गया। ब्रेक लगने के बाद ईश बाहर निकला और देखा कि जानवर दर्द से तड़प रहा था। उसकी हालत देखकर ईश ने उसका कष्ट कम करने के लिए उसे शूट कर दिया। ईश की यह हरकत दूर खड़ी एक लड़की देख रही थी। गोली की आवाज सुनकर वह घबरा गई और जंगल के अंदर भागने लगी। ईश ने उसे भागते हुए देख लिया और तुरंत उसके पीछे भागा। लड़की को लग रहा था कि ईश उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ईश ऐसा नहीं था। जब ईश ने इस भूखी लड़की को एक सेब खाने को दिया तो लड़की समझ गई कि ईश खतरनाक नहीं है। ईश उसे अपने साथ घर लाने का प्रयास करता है, लेकिन वह ईश की गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हुई और गाड़ी के पीछे ट्रंक में बैठ गई। घर आने पर स्थिति और दिलचस्प हो गई। घर में देखने को मिला कि पिछले 6 सालों में ईश और एमा के 2 बच्चे हो चुके थे और अब उनके पास एक तीसरा बच्चा भी आने वाला था। इसके अलावा उनके घर में 2 और सर्वाइवर्स, जॉर्ज और मरीना, रहने लगे थे। ये दोनों ईश और एमा के टाउन में लिखे गए एड्रेस की वजह से उनके पास पहुंचे थे। वे पिछले 1 साल से यहाँ रह रहे थे और किसी चीज की कमी महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन जंगल से लाई गई लड़की अभी भी ट्रंक से बाहर नहीं निकली थी। पूरी रात उसने ट्रंक में ही गुजार दी। अगली सुबह मरीना जब उसे खाना देने गई तो घबराकर लड़की ने खाना दूर फेंक दिया। मरीना ने उसे शांत करने की कोशिश की और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह और जॉर्ज कई महीनों तक इस अकेली दुनिया में भटकते रहे थे। मरीना ने लड़की को भरोसा दिलाया कि ईश और एमा बहुत अच्छे हैं और यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। यह सुनकर लड़की थोड़ा शांत हुई और धीरे धीरे उनके साथ घुलने मिलने लगी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वह लड़की ज्यादा बात नहीं करती थी और उसने अब तक अपना नाम भी नहीं बताया था। एक दिन मरीना लड़की का सामान देख रही थी। उसे उसमें कई अजीबोगरीब ड्राइंग्स और एक लेटर मिला। उस लेटर से पता चला
कि लड़की का नाम ईवी था। लेटर में ईवी की मां ने लिखा था कि पेंडेमिक के दौरान उसके पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस कारण ईवी अब किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर पाती थी। लेटर में यह भी लिखा था कि उसकी मां मरने वाली थी और वह चाहती थी कि जो भी ईवी को पाए उसका ख्याल रखे। यह सब जानने के बाद ईश, एमा और अन्य सभी लोग ईवी का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लग गए। इस बीच एमा को तीसरा बच्चा पैदा होता है। उनके घर में एक प्यारा सा नया सदस्य आया और यह खुशी सभी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। समय बीतता गया और 1 साल ऐसे ही गुजर गया, लेकिन एक दिन उनके इलाके में किसी बाहरी के आने की खबर मिली। यह सुनते ही सभी लोग डर गए। उन्होंने छोटे बच्चों को अंदर भेज दिया और स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो गए। सभी बड़े लोग गन्स लेकर बाहर निकलते हैं, यह चेक करने के लिए कि यहाँ पर कौन आया है। उन्हें पता चलता है कि यह एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप था जिसमें कुल 4 लोग थे। ये लोग भी ईश और एमा का एड्रेस देखते हुए यहाँ पहुंचे थे। इस ग्रुप में एक डॉक्टर थी, मोली। उन्होंने बताया कि इतने सालों में वह सिर्फ इन 4 जिंदा इंसानों से मिल पाई है और अब वह ईश की फैमिली से मिल रही है। उनके हाव भाव और बातचीत से लग रहा था कि ये लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए ईश और एमा ने उन्हें भी अपनी फैमिली में शामिल कर लिया। वैसे भी यहाँ चीजों की कोई कमी नहीं थी। अब ये लोग मिलकर एक बड़ी सोसाइटी बना सकते थे। ईश ने नए मेंबर्स को इस दुनिया में सरवाइव करने के रूल्स बताए। उसने समझाया कि उन्हें हर वक्त अपने हथियार पास में रखने होंगे क्योंकि यह दुनिया अब एक जंगल बन चुकी है। जंगली जानवरों का सामना कभी भी हो सकता है। जब ये लोग सप्लाई लेने के लिए बाहर निकलते तो ईश ने उन्हें बताया कि ग्रुप में रहना जरूरी है। अकेले जाने पर जंगली जानवर या अन्य खतरे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी नियम समझाने के बाद ये लोग सप्लाई के लिए मॉल और हॉस्पिटल की तरफ गए। मोली, जो एक डॉक्टर थी, उन्होंने हॉस्पिटल से कई जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली जिनसे उनकी कम्युनिटी का इलाज हो सकता था। सालों का वक्त गुजर गया। हमें पता चलता है कि इस पूरे ग्रुप में अब काफी सारे बच्चे हो गए थे। दूसरे कपल्स के भी बच्चे थे और उनकी कम्युनिटी बड़ी होती जा रही थी। ईश अपने बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें बताता था कि पहले की कम्युनिटीज कैसी होती थीं और इंसान कैसे सरवाइव करते थे। वह उन्हें तैयार कर रहा था ताकि आने वाले वक्त में उन्हें कोई मुश्किल न हो। इनकी जिंदगी नॉर्मल गुजर रही थी। घर के आसपास जंगल उगाया था। एक दिन उसी जंगल से एक बड़ा शेर इनके घर में घुस आया। शुक्र था कि ईश की नजर वक्त पर उस पर पड़ गई। अपने बच्चों को बचाने के लिए ईश शेर के सामने आ गया। शेर ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, शेर ने ईश को बुरी तरह घायल कर दिया। यह देख सभी पैनिक हो गए। जैसे ही लोग वहां पहुंचे, शेर वहां से भाग गया। एमा ईश की हालत देखकर गुस्से से पागल हो गई। उसने गन उठाई और जंगल में जाकर उस शेर को शूट कर दिया। इस बीच मोली और अन्य लोगों ने मिलकर ईश की जान बचा ली और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक ईश का इलाज चलता रहा और धीरे धीरे वह फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। देखते ही देखते 17 साल बीत गए। अब इनके बच्चे जवान हो चुके थे। हमें पता चलता है कि ईश की बड़ी बेटी हैदर उनके ही ग्रुप के एक लड़के से करीब हो रही थी। उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हैदर और उसका दोस्त, जो अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे, इस दुनिया को एक्सप्लोर करने और अन्य सर्वाइवर्स ढूंढने की उम्मीद में इस टाउन से बाहर जाना चाहते थे। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। सभी ने उन्हें गन्स और जरूरी सामान देकर उनके सफर पर भेज दिया। उनके जाने के बाद कम्युनिटी में एक नई समस्या खड़ी हो गई। बाकी संसाधन तो उनके पास थे, लेकिन अब उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ा। जब वे डैम पर गए तो पता चला कि डैम का पानी खत्म हो रहा है। यह समस्या उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। कुछ दिनों बाद उनके क्षेत्र में एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप आया। उनके पास 2 ट्रक थे, लेकिन पेट्रोल की कमी थी। वे ईश से पेट्रोल मांगने आए और बदले में उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वे उनकी पानी की समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ड्रिल मशीन थी। जमीन के नीचे से पानी निकालने का सुझाव उनके पास था। ईश को यह प्रस्ताव ठीक लगा और उसने अपनी कम्युनिटी में उन लोगों को जगह दे दी, लेकिन अपने साथियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी, क्योंकि ये लोग खतरनाक हो सकते थे। इसके बाद नए ग्रुप ने डील के मुताबिक ड्रिलिंग शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी निकल आया और सब लोग बेहद खुश हो गए। डील पूरी होने पर ईश के लोगों ने उन्हें ओनायल दे दिया। उस रात सबने खुशी मनाई। अगली सुबह उन्हें वहां से जाना था, लेकिन रात के समय ईश ने देखा कि उस ग्रुप का लीडर चार्ली संदिग्ध तरीके से उनके एक कमरे से बाहर निकल रहा था। बाहर उसका एक साथी पहरा दे रहा था। जब ईश ने जाकर देखा
तो पता चला कि चार्ली ने ईवी को टॉर्चर किया था। यह सुनकर ईश तुरंत अपनी पूरी कम्युनिटी को बताने गया। ईवी ने बताया कि चार्ली कह रहा था कि वह अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर गन्स और सप्लाई बहुत है। यह सुनकर सभी घबरा गए। ईश को यकीन हो गया कि चार्ली और उसका ग्रुप उनकी कम्युनिटी को खत्म कर सकते हैं। ईश ने कहा कि अगर उन्होंने चार्ली को अभी नहीं मारा तो वह उनकी पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि इस दुनिया में इंसानों की आबादी पहले ही बहुत कम बची है और अगर वे चार्ली को मार देंगे तो यह नैतिक रूप से गलत होगा। लेकिन ईश ने समझाया कि यह सर्वाइवल का सवाल है। फिर सबने मिलकर एक प्लान बनाया। अगली सुबह वे चार्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि चार्ली कुछ कर पाता, ईश ने कुल्हाड़ी से उसकी जान ले ली। चार्ली को मारने के बाद उन्होंने उसे दफना दिया। हालांकि ईश को इस घटना के बाद काफी बुरा लग रहा था। यह पहली बार था जब उसने किसी को अपने सर्वाइवल के लिए मारा था, लेकिन वह जानता था कि उसने गलत नहीं किया। उसने अपनी कम्युनिटी की रक्षा के लिए यह कदम उठाया था। ईश ने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए चार्ली को मार डाला, लेकिन यह बात उसे अंदर से दुखी कर रही थी। सुबह होते ही उन्होंने चार्ली के ग्रुप को बताया कि उन्होंने उनके लीडर को मार दिया क्योंकि उसने उनकी कम्युनिटी की एक लड़की को टॉर्चर किया था। चार्ली की मौत की खबर सुनकर उसके ग्रुप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ ने यहाँ तक बताया कि चार्ली अपने लीडर होने का गलत फायदा उठाता था और अपने ही ग्रुप की लड़कियों को टॉर्चर करता था। उसके मरने पर लगभग सभी खुश थे सिवाय उसके एक दोस्त के, जो ईश पर चिल्लाने लगा। ईश ने चार्ली के ग्रुप से कहा, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप सब यहाँ सुकून से रह सकते हैं, लेकिन यह लड़का नहीं। इसमें मुझे चार्ली जैसी ही बू आ रही है। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। सभी की राय लेकर उन्होंने चार्ली के दोस्त को कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया। शुरुआत में वह लड़का चला गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेले बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वह वापस आया। लेकिन ईश ने अपनी कम्युनिटी की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और उसे वापस नहीं आने दिया। इस बीच कम्युनिटी के बच्चे पुरानी रिसर्च और मटेरियल्स की मदद से एक प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे मानते थे कि कुछ दिनों में वे इसे परफेक्ट बना लेंगे, लेकिन इससे पहले कम्युनिटी पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। कम्युनिटी के कई लोग उसी वायरस से संक्रमित हो गए जो 20 साल पहले फैला था। उस समय ये लोग किसी तरह इम्यून हो गए थे, लेकिन अब वायरस ने वापस हमला कर दिया। मोली के पास बहुत सारी दवाइयां थी जिनसे उसने ज्यादातर लोगों का इलाज किया, लेकिन ईश का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि पूरी कम्युनिटी चिंतित हो गई। इस मुश्किल समय में ईश की बड़ी बेटी हैदर अकेले घर लौट आई। वह रो रही थी। सबने उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछा। उसने रोते हुए बताया कि उनके सफर के दौरान उन्होंने कई शहर छाने और सर्वाइवर्स की तलाश की। हर घर, हर कोना देखा, लेकिन कोई भी जीवित नहीं मिला। वे जहाँ जहाँ गए वहाँ अपने घर का पता लिखते गए ताकि कोई उन्हें ढूंढ सके। फिर एक दिन वे जंगल में पहुंचे जहाँ उन्हें एक इंसान मिला, लेकिन उस इंसान ने हैदर के पार्टनर को पकड़कर मार डाला। उसने कहा, यह चार्ली का बदला है। यह वही आदमी था जिसे ईश ने अपने ग्रुप से निकाला था। हैदर ने कहा, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे भी मार दिया और फिर जल्दी से घर लौट आई। यह सुनकर सभी दुखी हो गए। अभी इस दर्द से उभरे भी नहीं थे कि ईश का दूसरा बेटा भी बीमार होकर मर गया। इसके बाद कम्युनिटी के 3 और सदस्य वायरस का शिकार हो गए। इन घटनाओं ने ईश को बुरी तरह तोड़ दिया। वह अब इस दुनिया में जीने की वजह खोता जा रहा था। ईश अब टूट चुका था। उसका दिल इस दुनिया में रहने का नहीं करता था। वह इस दुनिया से जाना चाहता था। लेकिन तभी एमा ने उसका हाथ थामा, ठीक उसी तरह जैसे तब जब वह अकेला था। उसने कहा, देखो, जब हमें कोई नहीं मिला था तब हमने दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अब देखो, हमारा इतना बड़ा ग्रुप बन गया है। हमें ही इस नई दुनिया को आबाद करना है। अगर तुमने हार मान ली तो ग्रुप के बच्चों को कौन ट्रेनिंग देगा? कौन उन्हें सिखाएगा कि इस दुनिया में कैसे जीना है? एमा की बात सुनकर ईश को थोड़ी हिम्मत मिली। वह अपने विचारों को शांत करने के लिए पहाड़ों पर गया, जहां उसने सनराइज देखा। यह सनराइज पिछली दुनिया से बिल्कुल अलग था। पहले जैसे नेचर के रंग फीके लगते थे, अब हर चीज में एक ताजगी थी। ईश को एहसास हुआ कि यह वही पुरानी दुनिया नहीं है, यह एक नई दुनिया है। वह समझ गया कि बच्चों को पुरानी दुनिया में जीने की ट्रेनिंग देना गलत था। अब उन्हें इस नई दुनिया में जीने और सरवाइव करने का तरीका सिखाना होगा। घर वापस आकर उसने बच्चों और कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कहा, हम अभी तक गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। हम पुरानी दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वह दुनिया रही ही नहीं तो उसमें चलने की ट्रेनिंग क्यों ले? यह एक नई दुनिया है
और हमें इसके मुताबिक खुद को ढालना होगा। अब से तुम लोग वही सीखोगे जो नेचर तुम्हें सिखाएगा और जो इस दुनिया में जीने के लिए जरूरी है। इस नई शुरुआत के साथ कम्युनिटी ने खुद को बदलने का फैसला किया। उनकी कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक नया रेडियो बनाया। यह रेडियो उनकी कम्युनिकेशन को मजबूत करता था। ईशा बच्चों को नई दुनिया के हिसाब से ट्रेनिंग देने लगा। उसने बच्चों को सिखाया कि नेचर से सीखें, उसकी बात सुने और उसके हिसाब से चलें। साथ ही वह आए दिन सोशल इवेंट्स आयोजित करता, जिसमें सभी बच्चे और सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते और एकजुटता का एहसास करते। ईश ने अपनी कोशिश सिर्फ कम्युनिटी तक सीमित नहीं रखी। उसने कम्युनिटी से बाहर निकलकर अपने शहर को रिनोवेट करना शुरू किया। उसने पुराने होटल्स को फिर से आबाद किया और आसपास के शहरों को भी ठीक करने का इरादा किया। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ईश को उसके पोते के साथ दिखाया जाता है। ईश का पोता उससे उसकी पूरी कहानी सुन रहा था। वह अपने पोते से कहता है, यह दुनिया अब तुम्हारी पीढ़ी की है, इसे तुम्हें आगे बढ़ाना है, इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही कहते हुए यह कहानी खत्म हो जाती है।